सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, मजे में हैं और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है। और आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए मैं आया हूं लेकर रिवीजन ऑफ कंपनी ऑडिट चैप्टर। और कंपनी ऑडिट का पूरा जो प्रोविजन है, पूरा का पूरा चैप्टर है, बहुत ही कम टाइम के अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे। एंड उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए इमेंसली बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि हम लोग स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं और स्विट्जरलैंड के अंदर हमारे ऑडिट की पाठशाला चल रही है। और स्विट्जरलैंड में बैठकर हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑडिट का रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो भी स्विट्जरलैंड का ही दिखाई दे रहा है। और कुछ नहीं होगा यार, इससे जस्ट रिलैक्सेशन फैक्टर, इस टेंशन के एनवायरमेंट में, टेंशन के माहौल में एक रिलैक्सेशन फैक्टर आपको मिल जाएगा। राइट, उम्मीद करता हूं कि पहले कंपनी ऑडिट पढ़ चुके हैं, फिर आप यहाँ पे रिवाइज करने के लिए आए हैं। तो कंपनी ऑडिट की बात करें तो ये चैप्टर सीए इंटर, सीए फाइनल दोनों ही लेवल्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशंस। 10 सेक्शंस का चैप्टर है, बट हर अटेम्प्ट में इससे अपने को अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो कंपनी ऑडिट के अंदर देखने को मिलता है। तो कंपनी ऑडिट का जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड दैट कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 139 टू 148 एंड लेट अस हैव अ लुक एट द सेक्शंस वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 131, जहां पे हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स वाले सेक्शन के अंदर कुल मिलाकर 4-5 चीजें हैं जो अपने को डिस्कस करनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। इसके अंदर भी 2 कैटेगराइजेशन होगा, फर्स्ट ऑडिटर्स, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। उसके बाद रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, उसके बाद कैजुअल वैकेंसी एंड उसके बाद डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। सो दिस आर द मेन प्रोविजंस दैट यू नीड टू नो इन सेक्शन 139। तो अगर हम लोग बात करें ऑडिटर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 6 के अंदर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। कहां की गई है? सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 6 के अंदर की गई है। और सब सेक्शन 5 एंड 7 के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की बातें की गई है सब सेक्शन 2 से लेकर सब सेक्शन 4 तक। और सब सेक्शन 8 में कैजुअल वैकेंसी की बात की गई है। सब सेक्शन 9 में डिम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात की गई है। सब सेक्शन नंबर याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑडिटर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑडिटर्स, यानी सब सेक्शन 6 में फर्स्ट ऑडिटर्स की बात हो रही है और सब सेक्शन 1 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात हो रही है। तो पहली बार जब ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होगा, जब फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होगा, उसको कौन करेगा? बीओडी करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। और कितने डेज के अंदर करेंगे? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कितने डेज के अंदर? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। बिकॉज अभी एजीएम तो बहुत दूर है सर, बोर्ड मीटिंग पहला 30 दिन के अंदर होना है, तो वहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर लेंगे? फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेंगे। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां अपॉइंट नहीं कर पाए तो बोला गया है कि अगले 60 डेज के अंदर, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर्स अपॉइंट करना पड़ेगा बाय कॉलिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो लॉ के अंदर दिया हुआ 90 डेज और वो 90 डेज काउंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज व्हाट द आईसीआई हैज टेकन द व्यू, यानी कि 30 डेज के बाद नेक्स्ट 60 डेज, राइट। उसके बाद आता है सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट 139 सबसेक्शन 1। तो सब्सिक्वेंटली तो देखो भैया, मालिक कौन है? मेंबर्स हैं। तो अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स भी किसके द्वारा होगा? मेंबर्स के द्वारा होगा। एंड क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस का मैटर है तो हर बार ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। और अगर एक बार ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लिया जाता है तो फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम उसका टेन्योर वैलिड होता है, यानी 5 साल तक उसका टेन्योर वैलिड होता है। पहले हर साल एक रेक्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट था, अब कोई रेक्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। खाली अपने को आगे ये देखना पड़ेगा कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा, राइट। तो एकदम सिंपल सी चीज है, दैट इज ऑडिटर्स ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। उसके बाद आता है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स के बारे में बोला गया है सबसेक्शन 5 के अंदर, सबसेक्शन 7 के अंदर। तो अगेन सबसेक्शन 5 के अंदर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट की बात, सबसेक्शन 5 के अंदर फर्स्ट ऑडिटर्स की बात की गई है और सबसेक्शन 7 के अंदर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑडिटर्स, अब यहां पे गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होने वाला है? द अथॉरिटी द माइबाब इज द सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां पे बोला गया है कि जो सीएजी है वो क्या करेगा? अपॉइंट करेगा ऑडिटर्स को। अब बीओडी को मिला था 30 डेज, सीएजी क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनको मिलेगा 60 डेज। तो सीएजी अपॉइंट करेगा कितने डेज में? 60 डेज के अंदर। कितने डेज के अंदर? 60 डेज के अंदर। अगर सीएजी 60 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाता रजिस्ट्रेशन के बाद, तब बोला बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। और अगर बीओडी अपॉइंट नहीं कर पाता नेक्स्ट 30 डेज, तब मेंबर्स अपॉइंट करेंगे नेक्स्ट 60 डेज, यानी कुल मिलाकर उसके बाद तो फ्लो सेम
सेम ही है। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात करें तो वो हर बार कौन अपॉइंट करने वाला है सर? हर बार सीएजी ही अपॉइंट करने वाला है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और यहां पे टेन्योर 5 साल के लिए वैलिड नहीं होता, यहां पे ईयर टू ईयर बेसिस के अंदर नॉर्मली टेन्योर देखा जाता है, राइट। और यहां पे सीएजी कब तक अपॉइंट करता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को? सो सीएजी अपॉइंट करता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जो होल्ड ऑफिस करता है टिल द एजीएम, जो होल्ड ऑफिस करता है टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। तो एजीएम टू एजीएम टेन्योर देखा जाता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनीज का डेफिनेशन के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि सेक्शन 2+45 में दिया गया है। तो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या था? गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन वाज कि एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है वो भी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी ही है। मगर गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन पे यहां पे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि अगर कंपनी ने शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इश्यू करे हैं, अगर कंपनी ने शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इश्यू करे हैं तो पेड अप शेयर कैपिटल को कंस्टिट्यूट किया जाएगा एज टोटल वोटिंग पावर। So that is a small clarification in the definition of government company. उसके बाद अपॉइंटमेंट हो गया सर। अगर ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी अराइज होता है तो सब सेक्शन 8 के अंदर कैजुअल वैकेंसी की बात की गई है। तो लॉजिकल सी चीज है कि हम लोग जनरल मीटिंग तक वेट नहीं करेंगे फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ कैजुअल वैकेंसी। इसलिए बोला गया है कि नॉर्मली कैजुअल वैकेंसी कौन फुलफिल करेगा? बीओडी ही फुलफिल करेगा। कौन फुलफिल करेगा? बीओडी ही फुलफिल कर लेगा। और कितने टाइम के अंदर फुलफिल कर लेगा? 30 डेज के अंदर फुलफिल कर लेगा। 30 डेज के अंदर फुलफिल कर लेगा। लेकिन अगर मामला रेजिग्नेशन का है, अगर ऑडिटर्स ने रिजाइन किया है, तो रिजाइन किया है यानी हो सकता है कि देयर इज सम चांसेस ऑफ फ्रॉड। सो दैट इज व्हाई इन दैट वेरी सिचुएशन बोला गया है कि 3 मंथ्स के अंदर जनरल मीटिंग बुलाकर मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। 3 मंथ्स के अंदर जनरल मीटिंग बुलाकर क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो एक बार के लिए बीओडी फुलफिल करते कैजुअल वैकेंसी, बट 3 महीने के अंदर मेंबर्स को बुलाकर मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट 139 सबसेक्शन 9। तो नॉर्मली क्या बोला गया है कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है ना उसका ही क्या हो जाएगा? डिम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसी का क्या हो जाएगा? डिम्ड रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने खुद अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, रिजाइन कर दिया है, तो उसका डिम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अगर मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसी और को अपॉइंट कर दिया है एज अ ऑडिटर, तब भी उसका डिम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। या फिर अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है तब भी उसका डिम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो दैट इज द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ डिम्ड रीअपॉइंटमेंट, दैट इज 139 सबसेक्शन 9। लेकिन यहां पे कहानी चेंज हो जाती है अगर लगता है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो आज के जमाने पे क्या हो गया है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है जो कि दिया गया है 139 सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 4 तक। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ बड़ी कंपनीज में लगता है, लिस्टेड कंपनीज में लगता है एंड सर्टेन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज में लगता है। और रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हुआ है कि ऑडिटर का टेन्योर को डिफाइन कर दिया गया है। बोला कि अगर आप एक इंडिविजुअल है और अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपका एक टर्म होगा फॉर मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और आप एक टर्म कितना होगा? मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और आप क्या कर सकते हो? एक ही टर्म तक ऑडिट कर सकते हो। आपने एक टर्म का ऑडिट कर लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा? एक कूलिंग ऑफ पीरियड आ जाएगा। देयर विल बी ए कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। एंड अगर आप एक फर्म है तो आप मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक क्या कर सकते हो? 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक ऑडिट कर सकते हो। 5-5 साल का 2 कंसेक्यूटिव टर्म। और उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा सर? उसके बाद आ जाएगा फिर से एक कूलिंग ऑफ पीरियड। और ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होगा? ये कूलिंग ऑफ पीरियड 5 इयर्स का ही होगा। दैट इज 5 साल तक आप क्या नहीं हो सकते हो? 5 साल तक आप उस कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो पाओगे। अगर मैं कहीं ऑडिटर हूं और रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर लग गया और मेरा 5 साल का जो टर्म है वो खत्म हो गया, अगर मैं फर्म हूं तो 10 साल का टर्म खत्म हो गया, तो 5 साल तक मैं उस कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो पाऊंगा। और साथ ही साथ जो अब नया इनकमिंग ऑडिटर होगा जो मेरे बदले अपॉइंट होगा, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वहां कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, वो कॉमन नेटवर्क को बिलोंग नहीं करना चाहिए, कॉमन ग्रुप को बिलोंग नहीं करना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। वरना क्या हो जाएगा कि अपन अपने ही ग्रुप के लोगों को या फिर अपने ही पार्टनर्स को ऑडिटर्स बना देंगे इन द कूलिंग ऑफ पीरियड। तो दैट इज व्हाट दे हैव गिवन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लगता कौन सी कंपनीज में है? एक तो लिस्टेड कंपनीज में लगता है सर, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में लगता है जिनका भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या 10 CR से ज्यादा है। कितना? 10 CR या 10 CR से ज्यादा है। या फिर प्राइवेट कंपनीज में लगता है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 CR या 50 CR से ज्यादा है। या फिर कोई भी ऐसी कंपनी, चाहे वो अनलिस्टेड हो, चाहे वो पब्लिक, चाहे वो प्राइवेट हो, अगर उसका जो टोटल बोरोइंग्स है, अगर उसका जो पब्लिक बोरोइंग्स है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट्स वो 50 CR या 50 CR से ज्यादा है, तब भी रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, राइट। और रोटेशन का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? 1% कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और स्मॉल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनका भी पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी के केस में लिमिट इंक्रीज हो जाता है, दैट इज 50 CR या उससे ज्यादा है, या कोई भी कंपनी जिसका भी पब्लिक बोरोइंग क्या है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट्स 50 CR या उससे ज्यादा है, तो वहां पे क्या लग जाएगा सर? रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और रोटेशन लगेगा तो फिर 5 इयर्स 10 इयर्स कूलिंग ऑफ पीरियड को, नेटवर्किंग, वो सारा चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को।
तो ये अपने को मेनली याद रखना है सेक्शन 139 के अंदर। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन सेक्शन 139। अब आता है अगला सेक्शन, सेक्शन 140, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो सेक्शन 140 के अंदर हम लोग ऑडिटर के रिमूवल एंड रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 140 के अंदर कुल मिलाकर 5 सब सेक्शन है। कितने सर? 5 सब सेक्शन। जो सब सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 3 है, दैट इज टॉकिंग अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, और जो सब सेक्शन 1 और 4 एंड 5 है, दैट इज टॉकिंग अबाउट रिमूवल एंड ऑडिटर्स। तो सबसे पहले रेजिग्नेशन 140 सबसेक्शन 2 रेजिग्नेशन की बात कर रहा है। बोल रहा है कि अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 30 डेज के अंदर एडिटी 3 कंपनी को फाइल करना पड़ेगा और आरओसी को फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। यानी अगर मैं एक इंडिविजुअल ऑडिटर हूं, मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, तो मेरे को कंपनी को भी इंटीमेट करना है और मेरे को आरओसी को भी इंटीमेट करना है, और मेरे को रीजन स्पेसिफाई करने हैं कि मैं क्यों रिजाइन कर रहा हूं। और अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हूं, तो मेरे को सीएजी को भी स्पेसिफाई करना है। और अगर मैं रीजन स्पेसिफाई नहीं करता हूं, अगर मैं इंटीमेट नहीं करता हूं कि व्हाई आई एम रिजाइनिंग, तो बोला गया कि सर 140 सबसेक्शन 3 के अंदर पेनल्टी लग जाएगा। और पेनल्टी कितना लगेगा? मिनिमम 50,000 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक लग सकता है। मिनिमम 50,000 रुपए तक लगेगा ही लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक लग सकता है। तो पेनल्टी स्पेसिफाई किया गया है मिनिमम 50,000 रुपए, या फिर मेरा रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। मिनिमम 50,000 या फिर मेरा रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 500 रुपीज पर डे करके पेनल्टी लगते जाएगा। और मैक्सिमम कितना लग सकता है सर? 5 लाख रुपए लग सकता है। तो ये तो हो गया सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, राइट। 140 सबसेक्शन 2 एंड 140 सबसेक्शन 3। 140 सबसेक्शन 1 के अंदर बोला है कि ऑडिटर का रिमूवल हो गया टर्म से पहले। क्या बात कर रहे हो सर? टर्म से पहले निकाल दिया? यस। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑडिटर्स को निकाल रहे हो टर्म से पहले, कहीं कोई फ्रॉड की बू आ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फाइल एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म एडिटेड 2 प्रिस्क्राइब्ड है। कितने डेज के अंदर? 30 डेज के अंदर ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। फिर बोला सीजी का अप्रूवल ले लो। अब कितने दिन में ले लो ये नहीं बताया, बिकॉज हमें नहीं पता कि सीजी कितने टाइम में अप्रूव करेगा। जब सीजी का अप्रूवल मिल जाएगा तो बोला जनरल मीटिंग बुला लीजिए, और जनरल मीटिंग बुलाकर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लीजिए। देखो सर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया था, ओआर पास किया था, बिकॉज वो ऑर्डिनरी मैटर था, लेकिन ऑडिटर को निकाला जा रहा है, वो भी टर्म से पहले निकाला जा रहा है, तो यहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और यहां पे सीजी का अप्रूवल भी चाहिएगा। तो 3 चीजें, बोर्ड रिजोल्यूशन, सीजी अप्रूवल एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर ऑडिटर को क्या किया जा रहा है सर? टर्म से पहले निकाला जा रहा है, एंड निकालने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। और मैंने क्लासेस के अंदर एक लैटिन टर्म स्पेसिफाई किया था, प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसेक्शन 4 के अंदर एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल नोटिस के थ्रू रिमूव किया जा रहा है। तो मान लीजिए, अब स्पेशल नोटिस की अगर हम बात करें तो स्पेशल नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 114 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है। अब स्पेशल नोटिस का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी मेंबर जिसके पास 1% ऑफ वोटिंग शेयर है, या 5 लाख रुपीज का पेड अप शेयर कैपिटल है, या तो एक अकेला मेंबर हो सकता है या ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो सकता है जिनके पास 1% ऑफ वोटिंग राइट है, या फिर 5 लाख रुपीज का पेड अप शेयर कैपिटल है, वो चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो हट जाए, तो वो नोटिस देंगे कंपनी को कि भैया हम इस ऑडिटर को निकालना चाहते हैं, और उसी नोटिस को स्पेशल नोटिस का नाम दिया गया है लॉ के अंदर। अब कंपनी क्या करेगा? What the company will do is, कंपनी उस नोटिस को सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करेगा कि देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन, दे वांट टू रिमूव द ऑडिटर, ताकि मेंबर्स डिसाइड कर सके कि ऑडिटर को निकालना है कि नहीं निकालना। और ऑडिटर को भी एक राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि आप भी अपने लिखित में अपने आप को अपना रिप्रेजेंटेशन पेश कर दीजिए कि आपको क्यों ना निकाला जाए। और वो जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो ऑडिटर को दिया जाएगा, वो भी अपने रिप्रेजेंटेशन की कॉपी सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करेगा। और अगर टाइम कम है तो ऑडिटर को वहां पे जनरल मीटिंग में बोलने का हक दिया जाएगा। अगर टाइम कम है तो वहां पे ऑडिटर को जनरल मीटिंग में बोलने का हक दिया जाएगा, राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस। और वहां पे फिर जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिटर को हटाया जा सकता है बाय वे ऑफ पासिंग ए रिजोल्यूशन। वहां पे हटाया जा सकता है बाय वे ऑफ पासिंग ए रिजोल्यूशन। अब लॉ यहां पे साइलेंट है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, इसलिए यहां पे डिबेट चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड नहीं है इसलिए ओआर पास होना है, बिकॉज नॉर्मली लॉ में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लें तो उससे अपने को क्या समझ आता है सर कि 139 सबसेक्शन 9 के अंदर जब हमने डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात करी थी, वहां हमने बोला था कि एक बंदा नॉर्मली रीअपॉइंट हो जाएगा, लेकिन अगर मेंबर्स ने किसी और को अपॉइंट कर दिया बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन तब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। यानी वहां एसआर का जिक्र किया गया। 140 सबसेक्शन 1 के अंदर जब ऑडिटर को टर्म से पहले निकाला गया तो वहां भी एसआर का बात किया गया है, तो यहां पे भी अपने को उस चीज को एसआर ही रीड करना चाहिए। तो यहां पे एक छोटा सा डिबेट है। उसके बाद आता है 140 सबसेक्शन 5, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल।
अब ट्रिब्यूनल ऑडिटर को निकाल रहा है बिकॉज ऑडिटर ने यहां पे फ्रॉड किया है, जो ग्राउंड होने वाला है वो फ्रॉड है। या तो सुओ मोटो बेसिस में निकाल सकता है ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल को पता चलता है कहीं से कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया है अकेले या डायरेक्टर्स के साथ मिलकर, कंपनी के ऑफिसर्स के साथ मिलकर। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है सर, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया है। तो अगर सीजी ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया है ना, तो ट्रिब्यूनल यहां पे ऑर्डर जारी कर देगा टू रिमूव द ऑडिटर विद इन 15 डेज। 15 दिन का एक सीलिंग दिया हुआ है कि अगर सीजी ने एप्लीकेशन दिया ट्रिब्यूनल को, तो ट्रिब्यूनल यहां पे ऑर्डर जारी कर देगा कि आप ऑडिटर को 15 दिन के अंदर निकाल दो, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। और यहां पे जैसे ही ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑडिटर को रिमूव किया जाता है ना, वो किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के लिए वो डिबेड है, वो किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। और साथ ही साथ जो बंदा है जिसको निकाला गया है, जिसने फ्रॉड किया है, वो लायबल होंगे फॉर पेनल्टी अंडर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, जो कि फ्रॉड का सेक्शन है हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर। उसके बाद आता है सेक्शन 141 दैट इज टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। अगेन सेक्शन 141 की बात करें अगर, तो वहां पे कुल मिलाकर अपने को मेनली जो याद रखना है वो 4 सबसेक्शंस याद रखने हैं। सब सेक्शन 1 और 2 एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है, सब सेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, और सब सेक्शन 4 वैकेशन की बात कर रहा है। और जब जब डिस्क्वालिफिकेशन आएगा वैकेशन आएगा ही आएगा, जब जब डिस्क्वालिफिकेशन आएगा वैकेशन आएगा ही आएगा, यानी जब जब सब सेक्शन 3 लगेगा तब तब मोस्टली सब सेक्शन 4 भी लगने के चांसेस हैं, राइट। तो अब देखिएगा सबसे पहले सब सेक्शन 1 जिसके अंदर बोला कि एक इंडिविजुअल जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही क्या बन सकता है, कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। सब सेक्शन 2 में बोला गया फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे कैन बी द कंपनी ऑडिटर्स। एंड यहां पे एक चीज याद रखिएगा, फर्म इंक्लूड्स एलएलपीज, फर्म इंक्लूड्स एलएलपीज। सीए एक्ट के अंदर बोला है फर्म एक्सक्लूड्स एलएलपीज, यहां पे बोला फर्म इंक्लूड्स एलएलपीज, ठीक है ना। यानी एलएलपी भी क्या बन सकती है, कंपनी ऑडिटर बन सकती है, लेकिन वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होने चाहिए, सीए होने चाहिए, और जो साइनिंग पार्टनर है वो कौन होना चाहिए सर, सीए होना चाहिए। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सब सेक्शन 3 talking about disqualification of auditors, that is read with the rule 10 of companies audit and auditor rules। अब काफी सारे डिस्क्वालिफिकेशन दिए हैं कि इन सिचुएशंस में आप कंपनी के ऑडिटर्स नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। अब वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वैसे तो क्लॉज ए से लेकर आई तक है, आपको सब क्लॉज नंबर्स तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट उसको हमने इजी करने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है क्लासेस के अंदर भी। एक है यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब आप यहां पे इन क्लॉजेस में डिस्क्वालीफाई हो गए ना तो आप सारे कंपनीज में डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। एक हो गया डिस्क्वालीफाइड इन ए पार्टिकुलर कंपनी जिसमें आपका कोई रिलेशन है, और एक हो गया कि डिस्क्वालीफाइड इन द कंपनी प्लस इट्स ग्रुप कंपनीज लाइक इट्स होल्डिंग, इट्स सब्सिडरी, इट्स एसोसिएट, राइट, जिसमें आपका कोई रिलेशन है। तो हमने उन डिस्क्वालिफिकेशंस को 3 कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया है। सबसे पहला सर यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशंस। तो यहां पे कुल मिलाकर 4 क्लॉजेस आपको देखने को मिलेगा। एक बॉडी कॉर्पोरेट, कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, अदर इंडिविजुअल कैन बिकम और ए फर्म कैन बिकम। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट क्या नहीं बन सकता सर, कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। और यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट से हमने एलएलपी को बाहर कर दिया है, बिकॉज नॉर्मली बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में एलएलपी आता है, बट एलएलपी तो यहां पे डिस्क्वालीफाइड है नहीं, इसलिए फर्म के डेफिनेशन में एलएलपी को इंक्लूड कर दिया और बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से एलएलपी को हटा दिया। उसके बाद आता है फुल टाइम एम्प्लॉय। तो कोई भी बंदा अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं काम कर रहा है तो लॉजिकल सी चीज है यार, वो सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे की ड्यूटी कर रहा है, तो वो कंपनी का ऑडिटर कहीं भी नहीं बन सकता। तीसरी चीज, कोई भी ऐसा बंदा जिसको कन्विक्ट किया गया है फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, तो भैया तूने फ्रॉड किया है, तेरे को कन्विक्ट किया गया है, तो तू 10 साल तक डिस्क्वालीफाइड है, तू 10 साल तक डिस्क्वालीफाइड है, किसी भी कंपनी में तू ऑडिटर नहीं बन पाएगा। उसके अलावा चौथा सर्कमस्टेंस है, एक सीलिंग लिमिट डिफाइन किया गया है कि अगर आपने 20 से ज्यादा कंपनी का स्टैट ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। आप मैक्सिमम 20 कंपनीज का टैक्स ऑडिट कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता यार कि आपने 100 कंपनीज का ऑडिट ले लिए। तो अगर आपने 20 से ज्यादा कंपनीज का ऑडिट करा तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, राइट। लेकिन 20 के कुछ एक्सक्लूजन भी हैं कि मान लीजिए यार मेरे पास कोई 1% कंपनीज का ऑडिट है, तो और दूसरे बंदे के पास पब्लिक कंपनीज का ऑडिट है, तो 20 पब्लिक कंपनीज ऑडिट एंड 20 ओपीसीज ऑडिट कैन नॉट बी टर्म्ड इन द सेम रिगार्ड। तो बोला गया कि 20 कंपनीज को काउंट करते वक्त आप क्या करोगे, 4 चीजें एक्सक्लूड कर दोगे। अगर आपके पास ओपीसी का ऑडिट है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए 20 के लिमिट से। अगर आपके पास स्मॉल कंपनी का ऑडिट है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए 20 के लिमिट से। अगर आपके पास गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट है उसको भी एक्सक्लूड कर दीजिए 20 के लिमिट से। और या फिर आपके पास किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऑडिट है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड शेयर कैपिटल 100 CR से कम है, आप उसको भी एक्सक्लूड कर दीजिए 20 के लिमिट से, ठीक है। और ये जो 20 का लिमिट है वो पर पार्टनर देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, पर पार्टनर देखा जाएगा। और 20 के लिमिट से ये 4 तरीके की कंपनीज क्या हो जाएंगी सर, एक्सक्लूड हो जाएंगी।
राइट उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिस्क्वालिफिकेशन इन द सेम कंपनी, अब इन क्लॉजेस के अंदर स्पेसिफिक बात आपको ये ध्यान रखना है कि इन क्लॉजेस में सिर्फ कंपनी से डिस्क्वालीफाई किया है, कंपनी की ग्रुप कंपनी से डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। हालांकि काफी सारे ऑथर्स इस चीज में डिबेट करते हैं कि एज पर द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ग्रुप कंपनीज में से भी डिस्क्वालिफिकेशन आना चाहिए, बट अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन को देखोगे तो इन क्लॉजेस के अंदर वर्डिंग्स यूज की गई है इन दैट कंपनी, सो इसीलिए वहां पे हम ग्रुप कंपनीज को नहीं लेते हैं, हालांकि वहां पे डिफरेंसेस ऑफ व्यूज हो सकता है। तो इन द कंपनी के अंदर आप देखोगे ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कि अगर कोई बंदा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का ऑफिसर है या कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। उसके अलावा ये जो ऑफिसर्स हैं, ये जो एम्प्लॉयज हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं और इनके जो एम्प्लॉयज हैं ये भी कंपनी के ऑडिटर्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका जो रिलेटिव है वो कंपनी का डायरेक्टर है या की मैनेजर पर्सनल है, अगर आपका जो रिलेटिव है वो कंपनी का डायरेक्टर है या की मैनेजर पर्सनल है, आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखने की है बिकॉज वहां पे इन द कंपनी यूज किया हुआ है, यानी कि अगर आपकी वाइफ रिलायंस के अंदर डायरेक्टर है और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप रिलायंस का ऑडिट नहीं कर सकते हो, बट रिलायंस के सब्सिडरी का ऑडिट कर सकते हो एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। हालांकि लिटरल वर्सेस लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में यहां पर डिबेट अराइज हो जाएगा, राइट। और रिलेटिव का जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो सेक्शन 2 क्लॉज 77 के अंदर दिया हुआ है, जहां पे मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पे एक ही जनरेशन कवर्ड है, दैट इज भाई बहन, बेटा बेटी, मम्मी पापा, पोता पोती कवर्ड नहीं है, दादा दादी कवर्ड नहीं है, एक ही जनरेशन कवर्ड है। और स्टेप भी कवर्ड है, जैसे स्टेप मदर कवर्ड है, स्टेप फादर कवर्ड है, स्टेप ब्रदर कवर्ड है, स्टेप सिस्टर कवर्ड है, स्टेप सन कवर्ड है, मगर स्टेप डॉटर कवर्ड नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखोगे, एक ही जनरेशन कवर्ड है मगर स्टेप डॉटर कवर्ड नहीं है, राइट। और साथ ही साथ भाभी एंड जीजू कवर्ड नहीं है, भाभी एंड जीजू कवर्ड नहीं है, राइट। यानी ब्रदर्स वाइफ कवर्ड नहीं है एंड सिस्टर्स हस्बैंड कवर्ड नहीं है, दादा दादी कवर्ड नहीं है, पोता पोती कवर्ड नहीं है। तो वो रिलेटिव के डेफिनेशन में दिया हुआ है। और तीसरा कैटेगराइजेशन आता है कंपनी प्लस ग्रुप कंपनीज। तो यहां पर सर अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए ना तो आप कंपनी से भी जाओगे, उसकी ग्रुप कंपनी से भी जाओगे। तो यहां पे कुल मिलाकर 3 क्लॉजेस हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों क्लॉजेस के अंदर ना ग्रुप कंपनीज भी अलग अलग है, तो ध्यान से आप क्लॉजेस रीड करना है काफी। तो एक है 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर एक इंडिविजुअल या फिर उसका रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर, कवर किया गया है इंडिविजुअल को, रिलेटिव को, पार्टनर को, ठीक है। तो क्लॉज के अंदर कवर किया इंडिविजुअल को, रिलेटिव को, पार्टनर को। अब क्लॉज के अंदर आप जाओगे तो 3 चीजें कवर्ड है, सिक्योरिटी, इंडेप्थनेस, गारंटी। सिक्योरिटी के क्लॉज के ऊपर में देखोगे ना तो 3 लोगों के ऊपर क्लॉज लग रहा है, इंडिविजुअल, उसका पार्टनर, उसका रिलेटिव। और क्लॉज के अंदर जाओगे तो 3 ग्रुप्स हैं, सिक्योरिटी, इंडेप्थनेस, गारंटी। तो बोला गया कि अगर जो इंडिविजुअल है या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव कंपनी में शेयर होल्ड करता है, कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करता है, शेयर, डिबेंचर, कुछ भी, तो डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है। अब कंपनी में होल्ड करता है तब भी डिस्क्वालीफाइड है, या फिर कंपनी की होल्डिंग कंपनी में, उससे ऊपर वाली कंपनी में होल्ड करता है तब भी डिस्क्वालीफाइड है, या कंपनी के सबसी में होल्ड करता है तब भी डिस्क्वालीफाइड है, या कंपनी के एसोसिएट कंपनी में होल्ड करता है तब भी डिस्क्वालीफाइड है, या अपने भाई में, मतलब सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग में, होल्डिंग इसमें पापा, सब्सिडी ऑफ होल्डिंग इसमें अनदर ब्रदर, उसमें भी डिस्क्वालीफाइड है। जिसको याद करने का फॉर्मूला है CHSA, डिस्क्वालिफिकेशन इन कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, या फिर सब्सिडी ऑफ होल्डिंग, या फिर सब्सिडी ऑफ होल्डिंग। तो इंडिविजुअल या रिलेटिव या पार्टनर अगर सिक्योरिटी होल्ड करता है कंपनी के अंदर या होल्डिंग के अंदर या सब्सिडी के अंदर या एसोसिएट के अंदर या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग के अंदर, तो डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल है। दूसरा बोला गया इंडेप्थनेस, बोला है कि अगर इंडिविजुअल का या उसके रिलेटिव का या उसके पार्टनर का इंडेप्थनेस है कंपनी के साथ, इंडेप्थनेस है और इंडेप्थनेस की लिमिट 5 लाख इंक्रीज हो रही है, कितना 5 लाख रुपीज इंक्रीज हो रही है, चाहे कंपनी में या होल्डिंग में या सब्सिडी में या एसोसिएट में या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग में, तो डिस्क्वालिफिकेशन इंडेप्थनेस के बारे में आ गया, राइट। तीसरी चीज आती है गारंटी। तो अगर वहां पे गारंटी वगैरह दिया है तो वहां पे सेम चीज है इंडेप्थनेस का तरह, बट लिमिट 5 लाख की जगह 1 लाख है, कि इंडिविजुअल का या रिलेटिव का या पार्टनर का कोई गारंटी दिया हुआ है कंपनी के बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में या होल्डिंग के बिहाफ में या सब्सिडी के बिहाफ में या एसोसिएट के बिहाफ में या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग के बिहाफ में, तो डिस्क्वालिफिकेशन है। अब सिक्योरिटी वाले पॉइंट में खाली आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव के लिए यहां पे एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। बोला कि अगर इंडिविजुअल या उसका पार्टनर सिक्योरिटी होल्ड करता है CHSA में तो डिस्क्वालिफिकेशन है, बट रिलेटिव चाहे तो सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है अप टू ए फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। रिलेटिव चाहे तो सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है अप टू ए फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। देयर आर सर्टेन रीजंस टू दैट वर डिस्कस इन द मेन क्लास। तो रिलेटिव चाहे तो सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है अप टू फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। फेस वैल्यू की बात की गई है, मार्केट वैल्यू की बात नहीं की गई है। और अगर मान लीजिए आपका रिलेटिव 1 लाख रुपए से ज्यादा सिक्योरिटी होल्ड कर लेता है तो आपको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, आपको 60 डेज का टाइम दिया जाएगा करेक्टिव एक्शन लेने का। 60 डेज का करेक्टिव एक्शन का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आता है 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ई।
जहां पे बात किया गया है इंडिविजुअल का या फिर उसके फर्म का, या फिर यहां पे पार्टनर और रिलेटिव नहीं है, इंडिविजुअल या उसका फर्म। और यहां पे तीन चीजें नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, बिजनेस रिलेशनशिप। तो इंडिविजुअल का या उसके फर्म का अगर बिजनेस रिलेशनशिप है किसके साथ, सीएचएस से, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग। यहां पे सब्सिडी ऑफ एसोसिएट भी ऐड किया है, फर्क यही है कि यहां पे सब्सिडी ऑफ एसोसिएट भी ऐड किया है, पहले सिर्फ सब्सिडी ऑफ होल्डिंग था पहले वाले क्लॉज में। तो यहां भी डिस्क्वालिफिकेशन है, यहां भी क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो दिया गया है रूल 10 के अंदर कि अगर आर्म्स लेंथ बेसिस में ट्रांजैक्शन हुआ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन अराइज नहीं होता है। और जो इनडेप्थनेस वाला क्लॉज है और जो बिजनेस रिलेशनशिप का क्लॉज है, ये अपने को थोड़ा साथ में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, गलती होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा आता है क्लॉज एफ, 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ। यहां पे बोला गया है, अब यहां पे ग्रुप कंपनीज में सिर्फ कंपनी को कवर किया गया है, होल्डिंग को या सब्सी को। बोला है कि अगर हमने सेक्शन 144 सर्विस प्रोवाइड करा कंपनी को या उसके होल्डिंग को या सब्सी को, 144 में दी गई सर्विसेज प्रोवाइड करी कंपनी को या होल्डिंग को या सब्सी को, तो डिस्क्वालिफिकेशन है। अब 144 में सर्विसेज क्या है, एड्स, दैट इज याद करने का तरीका है, एड्स दैट इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज, दैट इज ए फॉर एक्चुअरियल सर्विसेज, ए फॉर अकाउंटेंसी सर्विसेज, आई फॉर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, आई फॉर इंटरनल ऑडिट, D for design and implementation of management information system, S for other kind of services, A से actuarial services भी है। तो अलग अलग तरीके के सर्विसेज दिए हैं कि ये सारी सर्विसेज प्रोहिबिटेड है। अगर आप ये सारी सर्विसेज क्लाइंट को रेंडर करते हैं तो आप उसका स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये सारे ग्रुप कंपनीज वाले क्लॉजेस हो गए। और उसके अलावा आता है सबसेक्शन 4, जहां पे बोला गया है कि अगर आप सबसेक्शन 3 के तहत डिस्क्वालिफाइड हैं तो आपको सबसेक्शन 4 के तहत ऑफिस वैकेट करना ही होगा। तो वो सबसेक्शन 3 के आपको क्या करना है सर, साथ में रीड करना है। सेक्शन 142 जहां पे रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स की बात हो रही है, एज सच वहां डिस्कशन का कुछ नहीं है। रेम्यूनरेशन कौन अपॉइंट करेगा, नॉर्मली आप याद रखिएगा जो अपॉइंट करता है वही रेम्यूनरेशन अपॉइंट करेगा, राइट। जो अपॉइंट करेगा वही रेम्यूनरेशन अपॉइंट करेगा, दैट इज द नॉर्मल रूल, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिमेंबर। खाली गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक्सेप्शन क्रिएट हो जाता है कि अपॉइंटमेंट सीएजी करता है, बट रेम्यूनरेशन मेंबर्स फिक्स करते हैं। और यहां पे अगर मान लीजिए लेट अस से कि मैनेजमेंट ने कंपनी ने ऑडिटर का रेम्यूनरेशन नहीं दिया है, तो ऑडिटर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं, इसके ऊपर सवाल आता है। तो याद रखिएगा कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के हिसाब से तो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है, बट स्पेसिफिकली अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट की बात करें, काउंसिल के गाइडलाइंस को रेफर करें, तो इन दैट सिचुएशन ऑडिटर क्या नहीं कर सकता, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। सो दैट इज अगेन समथिंग दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सेक्शन 142 दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। उसके बाद सेक्शन 143 आता है, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। सेक्शन 144 दैट इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज एड्स, जो हमने सेक्शन 142 के साथ साथ ही डिस्कस कर लिया। सेक्शन 145 दैट इज साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, की कंपनी ऑडिटर खुद ही अपना कंपनी का रिपोर्ट साइन करेगा, किसी और से साइन नहीं करवाएगा, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है। सेक्शन 146 के अंदर आता है अटेंडिंग एजीएम। तो ऑडिटर का राइट भी है, ड्यूटी भी है कि उसको कंपनी का एजीएम क्या करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। जब एजीएम की सेक्शन की भी बात करते हैं हम लोग, तो वहां पे जो एजीएम का एक नोटिस है वो ऑडिटर को भी मिलता है। तो ऑडिटर खुद भी मीटिंग अटेंड करने के लिए जा सकता है। ऑडिटर क्या कर सकता है, खुद भी जा सकता है या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है, मगर उसका रिप्रेजेंटेटिव भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, आर्टिकल असिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आर्टिकल असिस्टेंट नहीं होना चाहिए। मगर यहां पे बीओडी के पास पावर्स है कि बीओडी चाहे तो ऑडिटर को एग्जम्प्ट भी कर सकती है फ्रॉम अटेंडिंग द एजीएम, एग्जम्प्ट भी किया जा सकता है ऑडिटर्स को फ्रॉम अटेंडिंग द एजीएम, क्लियर है। सो दैट इज 146 अटेंडिंग द एजीएम। फिर आता है सेक्शन 147 दैट इज पेनल्टी। तो बेसिकली दिस इज द सेक्शन ऑन पेनल्टी, कि अगर आप कॉन्ट्रवीन करते हो कंपनी ऑडिट के चैप्टर्स को तो क्या पेनल्टी लगेगा। तो यहां पे जो पेनल्टी है ना, ये कैटेगराइज्ड है बेसिकली दो पार्ट्स में, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139, 143, 144, 145, इन 4 सेक्शंस के ऊपर पेनल्टी है। तो पहला अनइंटेंशनल, मिनिमम 25,000 रुपए पेनल्टी लगेगा या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपीज और 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख रुपए या फिर 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। लेकिन अगर इंटेंशनल है, जानबूझ के किया है, तो यहां पे मिनिमम फाइन 25,000 की जगह 50,000 हो जाएगा, मैक्सिमम फाइन 5 लाख की जगह 25 लाख हो जाएगा, और 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन की जगह 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस बन जाएगा। और साथ ही साथ यहां पे आपको 1 साल तक का जेल भी जाना पड़ेगा, इंप्रिजनमेंट भी ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इंप्रिजनमेंट भी ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेक्शन 147 हो गया, दैट इज पेनल्टी। सेक्शन 148 दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑडिट। तो यहां पे कॉस्ट ऑडिट की बात हो रही है। कॉस्ट ऑडिट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं करते हैं। कॉस्ट ऑडिट कौन करता है, कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट्स करते हैं, हु आर अपॉइंटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो एज सच कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसके जो रूल्स हैं ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉस्ट ऑडिट में ना रूल्स है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कि कौन सी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, रूल 3 में दिया है। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, रूल 4 में दिया है। एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, रूल 5 में दिया है। ये जो 3 रूल्स है ना,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑडिट के पर्पस के लिए कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेगुलेटेड सेक्टर्स या फिर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। आपको मेनली रेगुलेटेड सेक्टर्स की लिस्ट याद रखनी होती है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स की लिस्ट नहीं याद रखनी होती है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स की लिस्ट लंबी है। रेगुलेटेड सेक्टर्स में सारे बेसिक सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ये सारा रेगुलेटेड के अंदर आता है। और बाकी करीबन 33 सेक्टर्स है जो नॉन रेगुलेटेड के अंदर आती है। तो सबसे पहले रूल 3 में बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर कि हर एक कंपनी चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर में है या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में, अगर उसको ओवरऑल टर्नओवर अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से 35 करोड़ रुपीस या ज्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एज अ स्टैट ऑडिटर इसकी रिपोर्टिंग अपने को कारों में भी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, कारों में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद रूल 4 के अंदर आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो यहां पे रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए अलग लिमिट है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए अलग लिमिट है। रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रिंजेंसी ज्यादा होगी, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर स्ट्रिंजेंसी कंपैरेटिवली कम होगी, यानी लिमिट्स भी ज्यादा होगी। तो रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर डुअल कंडीशन दिया है। क्या दिया है, डुअल कंडीशन। दैट इज बोला है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कब होना है, अगर आपको ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 CR या उससे ज्यादा है। कितना, 50 CR या उससे ज्यादा। एंड साथ में एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो 25 करोड़ से ज्यादा है, तो आपका कॉस्ट ऑडिट होगा। डुअल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो कॉस्ट ऑडिट होगा। नॉर्मली एप्लीकेबिलिटी में ना हमेशा क्या होता है कि इसमें या उसमें सेटिस्फाई कर लिया तो हो जाएगा एप्लीकेबल, लेकिन कॉस्ट ऑडिट में उल्टा है। यहां पे डुअल कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो कॉस्ट ऑडिट होगा। ओवरऑल टर्नओवर 50 CR या ज्यादा, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स 25 CR या उससे ज्यादा। अगर डुअल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो कॉस्ट ऑडिट होगा। और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर जो लिमिट्स है वो 50 CR से इंक्रीज होकर 100 CR बन जाती है और 25 CR से इंक्रीज होकर 35 CR बन जाती है। यानी कि ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अगर 35 CR या ज्यादा है, डुअल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो कॉस्ट ऑडिट होगा। उसके बाद रूल 5 के उसके बाद दिया हुआ है एग्जम्पशंस फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट। क्या दिया हुआ है, एग्जम्पशंस फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, कि कौन सी कंपनीज के ऊपर कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा। तो 3 एग्जम्पशंस हैं। पहला, कंपनी अगर एसेज एक्ट में ऑपरेट कर रहा है तो वहां कॉस्ट ऑडिट नहीं लगेगा। कहां ऑपरेट कर रहा है, एसेज एक्ट, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दूसरा, एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है, वो एक्सपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट से जो उसका रेवेन्यू है वो 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू को एक्सीड कर रहा है, तो वहां भी कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। तीसरी चीज, अगर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करती है और खुद कैप्टिवली कंज्यूम भी करती है तब भी कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। तो ये 3 चीजें, एसेज एक्ट, एक्सपोर्ट 75% और कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देती है तो कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। नॉर्मली एग्जम्पशंस के लिए सारा कंडीशन पूरा करना होता है और एप्लीकेबिलिटी के लिए एक भी कंडीशन काफी होता है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट में उल्टा है। तीनों में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो कॉस्ट ऑडिट से बच गया, लेकिन एप्लीकेबिलिटी के वक्त डुअल कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ा था तब जाके कॉस्ट ऑडिट हुआ था। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कॉस्ट ऑडिट के सेक्शन में याद रखनी है। और अब अपना लास्ट सेक्शन है सेक्शन 143, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिट। अब फाइनली आ रहे हैं हम लोग सेक्शन 143 के अंदर, दैट इज टॉकिंग अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, जिसको मैं पूरे चैप्टर का किंग बोलता हूं, द किंग ऑफ कंपनी ऑडिट। राइट, तो सेक्शन 143 सबसे बड़ा सेक्शन है, इसके अंदर 15 सबसेक्शंस हैं, 15 सबसेक्शंस। राइट, वैसे तो 15 सबसेक्शंस को याद रखना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, बट थोड़ा सा एग्रीगेशन लगाओगे, थोड़ा बहुत टेक्निक यूज करोगे तो इजिली याद हो जाएगा। 143 के सबसेक्शंस को रटाने के लिए मैंने एक ऑडियो क्लिप भी दिया आपको, दैट इज अवेलेबल इन माय टेलीग्राम चैनल, जिससे चुटकियों में आपको सारे सबसेक्शन नंबर्स याद हो जाएंगे। एक दूसरा तरीका है याद करने का, दैट इज आप सेग्रीगेशन कर सकते हो। जैसे कि सबसेक्शन 1 सिंपल राइट के ऊपर है, राइट टू एक्सेस द बुक्स। सबसेक्शन 2, 3 और 4 रिपोर्टिंग के बारे में, सबसेक्शन 2, 3, 4 रिपोर्टिंग के बारे में है, जिसके अंदर सबसेक्शन 3 इज द बेस सेक्शन फॉर रिपोर्टिंग। 143 सबसेक्शन 3 सबसे बेस सेक्शन है हमारे रिपोर्टिंग का। ठीक है, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सबसेक्शन 2 के अंदर सिंपल सा है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है whether the financial statements are true and fair or not, और सबसेक्शन 4 के अंदर रीजन फॉर मॉडिफिकेशन देना है। बट बेस सेक्शन फॉर रिपोर्टिंग सबसेक्शन 3 है।
सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड है, इट्स ऑल रिलेटेड विद गवर्नमेंट ऑडिट। सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड है, तो सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड है, 8 ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड है। सबसेक्शन 9 एंड 10 इज अबाउट द कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, दोनों कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड है। जहां सबसेक्शन 9 के अंदर बोला हुआ है कि ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कंप्लाई करना है, और सबसेक्शन 10 के अंदर बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या करेगा, प्रिस्क्राइब किया करेगा भविष्य में। सबसेक्शन 11 टॉक्स अबाउट रिपोर्टिंग अंडर कारो, सबसेक्शन 11 रिपोर्टिंग अंडर कारो की बात कर रहा है, और सबसेक्शन 12 ऑनवर्ड्स 15 तक रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड की बात कर रहा है। यानी प्राइमा फेसी पूरे सेक्शन के अंदर आप देखोगे कि कुल मिलाकर 3 सेक्शंस हैं बेस रिपोर्टिंग के, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 3 मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि जब हम ऑडिटर्स रिपोर्ट की बात करते हैं जिसकी चर्चा ऐसा 700 में भी होती है, तो वहां पे ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आएंगी, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। एक सबसेक्शन 11 जहां पे कारो के अंदर रिपोर्टिंग करनी है जिसका अलग चैप्टर है, और एक सबसेक्शन 12 to 15 जहां पे रिपोर्टिंग अंडर फ्रॉड की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे रिवर्सल से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसेक्शन 12 से 15 सबसे पहले जहां रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की बात हो रही है। तो बोला गया कि अगर ऑडिट करते वक्त मेरे को कोई भी ऐसा फ्रॉड मिलता है, कोई भी ऐसा डाउटफुल फ्रॉड मिलता है कि मेरे को लगता है कि यार यहाँ पे ये जो फ्रॉड है, एक्चुअल फ्रॉड भी हो सकता है, एंटिसिपेटेड भी हो सकता है, मतलब एक्चुअल में सबूत मिल गया कि फ्रॉड है, या फिर मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूं कि फ्रॉड होने की संभावना है। तो दोनों सिचुएशन में बोला है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, इंडिविजुअली 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, कोई भी एक ऐसा ट्रांजैक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है कि बहुत शायद 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड होगा, या फिर एक्चुअल में 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है, तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना 60 डेज के अंदर, ताकि वो लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह इनिशिएट कर सकें। ठीक है, अब वहां पे जो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है, जो रिपोर्टिंग का फॉर्म है, वो भी स्पेसिफाइड है कि ADT 4 के अंदर रिपोर्टिंग करनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 60 डेज के अंदर करनी होती है, लेकिन डायरेक्टली सीजी को रिपोर्ट नहीं करना। जैसे फ्रॉड के बारे में पता चलेगा, ऑब्वियसली सबसे पहले देखना है 1 करोड़ का अमाउंट है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 1 करोड़ का अमाउंट है कोई सिंगल फ्रॉड का, तभी जाके सीजी को रिपोर्टिंग होगी। लेकिन उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट होगी 2 दिन के अंदर, BOD को कम्युनिकेट होगी 2 दिन के अंदर। उसके बाद जाकर क्या होगा, BOD अपने रीजंस कम्युनिकेट करेगा 45 डेज के अंदर, BOD हमें जवाब देगा फिर से 45 डेज के अंदर। उसके बाद सीजी को कम्युनिकेशन होगा, और वहां पे पूरा फ्रॉड रिपोर्टिंग का प्रोसीजर दिया हुआ है कि वो जो फ्रॉड का रिपोर्टिंग होगा वो सीए किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। सीए अपने लेटर हेड में कम्युनिकेट करेगा, अपने सिग्नेचर्स लिखेगा, अपने मेंबरशिप नंबर लिखेगा, राइट। तो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है रिपोर्टिंग का 143 सबसेक्शन 12 to 15 के अंदर। उसको अपने को ऐसे 240 के साथ भी लिंक करना होता है, और कारो के अंदर जो रिपोर्टिंग का पार्ट है फ्रॉड का, उसके साथ भी लिंक करना रहता है। सबसेक्शन 11 कारो की रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है, जिसका अलग से चैप्टर है। सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 3 साथ में देखना रहता है। सबसेक्शन 8 बेसिकली ब्रांच ऑडिटर की बात कर रहा है। सबसेक्शन 8 इज टॉकिंग अबाउट ब्रांच ऑडिटर। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो ब्रांच ऑडिटर है वो कौन है, ब्रांच ऑडिटर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है तो बाहर के लॉस के हिसाब से जो बंदा वहां का ऑडिटर हो सकता है वो ब्रांच ऑडिटर है। और फिर बोला जा रहा है कि ब्रांच ऑडिटर की भी जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो रिपोर्टिंग का तरीका है, वो सारा सेम रहेगा एज द स्टैट ऑडिटर। तो ब्रांच ऑडिटर के भी जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो क्या है, पूरी की पूरी सेम है, एज सच उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। उसके बाद 143 सबसेक्शन 5 एंड 6 एंड 7 गवर्नमेंट ऑडिट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। 143 सबसेक्शन 5 के अंदर बोला जा रहा है कि जिन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स की हमने बात करी थी ना, कहां बात करी थी, 139 सबसेक्शन 5 में बात करी थी, सबसेक्शन 7 में बात करी थी। तो जिन गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर्स की बात करी थी, तो अगेन CAG अपॉइंट करेगा उन ऑडिटर्स को। The CAG, the Comptroller Auditor General of India, shall appoint the auditors under 139 subsection 5 and 7। और CAG इनको डायरेक्ट करेगा कि गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स को कैसे ऑडिट करना है। अब अगर CAG अपॉइंट करेगा, CAG डायरेक्ट करेगा, तो वो लोग रिपोर्ट भी किसको सबमिट करेंगे सर, CAG को ही सबमिट करेंगे। किसको करेंगे, CAG को ही सबमिट करेंगे, राइट। उसके बाद 143 सबसेक्शन 6 आता है सप्लीमेंट्री ऑडिट, कि मान लीजिए नॉर्मल जो ऑडिट रिपोर्ट है वो तो CAG को मिल गया, बट उसके बाद CAG को लग रहा है कि यार कुछ एडिशनल ऑडिट करने की जरूरत है, तो CAG 60 डेज के अंदर, विद इन 60 days from the date of receipt of audit report, सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। अब सप्लीमेंट्री ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करेगा, CAG अपॉइंट करेगा। तो वो जो सप्लीमेंट्री ऑडिटर है वो रिपोर्ट भी किसको सबमिट करेगा, CAG को सबमिट करेगा। उसके बाद CAG उसमें अपने कमेंट्स लिखेगा, और वो जो रिपोर्ट है CAG के कमेंट्स के साथ मेंबर्स को सर्कुलेट हो जाएंगे, मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्कुलेट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 136। उसके बाद आता है 143 सबसेक्शन टेस्ट ऑडिट, जहां पे बोला गया है कि CAG के पास टेस्ट ऑडिट कराने के भी पावर्स हैं। तो 143 सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7 गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड है, क्लियर है। उसके बाद 143 सबसेक्शन 4 कुछ नहीं दिया हुआ है, बोला कि अगर ऑडिटर मॉडिफाई करता है अपने रिपोर्ट को, तो 143 सबसेक्शन 4 के तहत वहां पे रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन स्पेसिफाई करना होगा कि उसने रिपोर्ट को मॉडिफाई क्यों किया है। सबसेक्शन 3 में लास्ट में आते हैं। सबसेक्शन 2 के अंदर बोला है कि ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर का जो रिपोर्ट है
वो उसमें स्पेसिफाई करेगा उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग का वो ये है कि उसको रिपोर्ट करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। सब सेक्शन 1 बेसिकली दो चीजों की बात करता है, दो चीजों की। एक तो राइट ऑफ द ऑडिटर टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोला गया कि अगर होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है तो वो होल्डिंग कंपनी के बुक्स का भी एक्सेस ले सकता है, सब्सिडरी के बुक्स का भी एक्सेस ले सकता है और एसोसिएट के बुक्स का भी एक्सेस ले सकता है। और साथ ही साथ सब सेक्शन 1 के अंदर 6 स्पेसिफिक इंक्वायरीज दी हैं कि आप जब भी ऑडिट करने जाओगे आपको इन 6 चीजों के बारे में स्पेसिफिकली इंक्वायर करना है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, इंक्वायर करना है, पता लगाना है, ठीक है। तो वो 6 इंक्वायरीज कौन सी हैं जिनको याद करने का तरीका हमने क्लास में दिया है कि एलआईसी के ऑडिटर का बीपी हाई हो गया इसलिए इंक्वायरी की जरूरत है। एलआईसी के ऑडिटर का बीपी हाई हो गया तो एल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस और लोन्स एंड एडवांसेस रिलेटेड 2 पॉइंट है। देन अगर हम बात करें एल फॉर क्या हो गया अपना, लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, LIC, आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। C फॉर कैश, B फॉर बुक एंट्रीज, कहीं बुक एंट्रीज प्रेजुडिशियल तो नहीं है, और P फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस की कहीं पर्सनल एक्सपेंसेस P&L में डेबिट तो नहीं हुआ। तो L फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, तो आप देखोगे कि लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड वहां पे 2 पॉइंट है। एक है कि ऑडिटर को यहां पे इंक्वायरी करनी है, स्टैट ऑडिटर को इंक्वायरी करनी है कि कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं कहीं उनको डिपॉजिट की तरह तो कंपनी शो नहीं कर रही है। और दूसरा है कि ऑडिटर को देखना है कि अगर कंपनी ने कहीं भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं तो वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है कि नहीं और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कहीं प्रेजुडिशियल तो नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आई, तो ऑडिटर को देखना है कि अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर और फिर इन्वेस्टमेंट को अगर सेल कर रही है तो सेलिंग प्राइस कहीं कॉस्ट से कम तो नहीं है, अगर ऐसा है तो क्यों है। उसके बाद C, अगर कंपनी शेयर्स कैश में इश्यू कर रही है तो उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर ढंग से हो रही है या नहीं हो रही। B फॉर बुक एंट्रीज, ऑडिटर को इंक्वायरी करनी है कि कहीं कोई बुक एंट्रीज प्रेजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल कहीं कोई डेटर और क्रेडिटर को ऑफसेट तो नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद P, दैट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, की ऑडिटर को रिव्यू करना है, इंक्वायर करना है कि कहीं कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट के अंदर कंपनी डेबिट तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मान लीजिए कोई डायरेक्टर का पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर कंपनी डेबिट कर रहा है P&L में तो क्यों कर रहा है, कहीं डायरेक्टर को कोई बोनाफाइड एडवांटेज तो नहीं पहुंचाया जा रहा, या फिर दैट वाज एन एग्रीमेंट विद द डायरेक्टर कि हम आपको ये पर्सनल प्रिविलेजेस देंगे और इसलिए वो एक बिजनेस एक्सपेंडिचर का पार्ट बन गया है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है सर, ऑडिटर को यहां पे इंक्वायरी करनी है। उसके बाद आता है 143 सबसेक्शन 3, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसको याद करने का फॉर्मूला हमने क्लास में बनाया हुआ है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर। ABCD, दीपिका पादुकोण की जब ऑडिटर छोटा था बचपन से ही उसने रिपोर्टिंग सीख ली थी। A से रिपोर्टिंग, B से रिपोर्टिंग, C से रिपोर्टिंग, D से रिपोर्टिंग और D में उसको याद आती है दीपिका पादुकोण। तो A से भी पॉइंट्स है, B से भी है, C से भी है, D से भी है। A से 3 पॉइंट्स बनते हैं। एक तो ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड और नॉट, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा उसको सारा इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिला कि नहीं मिला। A फॉर एडवर्स कमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि कहीं पे कोई एडवर्स कमेंट तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और A फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद B से भी 3 पॉइंट है। B फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है या नहीं है। उसके अलावा B फॉर ब्रांच ऑडिट, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि अगर ब्रांच ऑडिट हुआ है तो जो ब्रांच ऑडिटर है वो ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट्स टाइम से भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, और अगर वो ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट्स भेज रहा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अच्छे से डील किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। राइट, तो ये हो गया B से बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। बैलेंस शीट एंड P&L को टैली करेगा कि बुक से मैच कर रहा है कि नहीं, बुक्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं, और जो ब्रांच ऑडिटर का रिपोर्ट है वो प्रॉपर्ली रिसीव हो रहा है कि नहीं। C फॉर कंट्रोल्स, तो रिपोर्टिंग करेगा कंट्रोल्स के बारे में कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी के अंदर अच्छे हैं कि नहीं है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं कि नहीं है। इसका कुछ एक्सेप्शंस भी दिया हुआ है कि रिपोर्टिंग ऑन IFC कब कब एप्लीकेबल नहीं है। और D फॉर डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कहीं कंपनी के डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो 164 सबसेक्शन 2 का डिस्क्वालिफिकेशन है स्पेसिफिकली यहां पे। तो अगर मैं एग्जामिनर हूंगा तो मैं ऑडिट के ऊपर 164 सबसेक्शन 2 का सवाल पूछ लूंगा ताकि मेरा डायरेक्टर का भी प्रोविजन टेस्ट हो जाए और मेरा कंपनी ऑडिट का भी प्रोविजन टेस्ट हो जाए। उसके बाद दीपिका पादुकोण यानी DP, तो D फॉर डिले इन ट्रांसफर टू IPF अकाउंट, तो अगर कभी भी डिले इन ट्रांसफर टू IPF अकाउंट है तो उसका रिपोर्टिंग करेगा। P फॉर पेंडिंग लिटिगेशन, अगर कंपनी के खिलाफ कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह है तो ऑडिटर उसकी रिपोर्टिंग करेगा। और ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि कुछ भी अगर कोई भी अनफोर्सेबल लॉस हो रहा है फ्यूचर में तो कंपनी ने उसके प्रोविजंस वगैरह बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो इन सब चीजों की रिपोर्टिंग पहले से थी 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। अब यहां पे एक नई रिपोर्टिंग आ गई है, दैट इज रिपोर्टिंग ऑन मैनेजर रेम्यूनरेशन, कि ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि जो मैनेजर रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है डायरेक्टर्स को वो सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग पे किया जा रहा है कि नहीं, रेड विद शेड्यूल 5।
राइट और इसीलिए ये जो रिपोर्टिंग का पॉइंट उसको कारो 20 से भी हटा दिया लॉ मेकर ने। कारो 16 में था बट अब 143 सबसेक्शन 3 के रिपोर्टिंग में डाल दिया कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो मैनेजर रेम्यूनरेशन है वो सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कारो 20 के रिपोर्टिंग के पार्ट से लॉ मेकर ने उस चीज को हटा दिया। अब एक पॉइंट था 143 सबसेक्शन 3 के रिपोर्टिंग के अंदर, रिपोर्टिंग ऑन आईएफसी। अब रिपोर्टिंग ऑन आईएफसी कब कब एप्लीकेबल नहीं है? 1% कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं है और प्राइवेट कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं है अगर टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एग्रीगेट ऑफ बोरोइंग्स 25 CR से कम है। तो अगर प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर भी 50 CR से कम है और बोरोइंग्स भी 25 CR से कम है तो रिपोर्टिंग ऑन आईएफसी एप्लीकेबल नहीं है। 1% कंपनीज को ऑडिट करते वक्त एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनीज को ऑडिट करते वक्त एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज आईएफसी का रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है। तो ये सारा कुछ अपने को मेनली याद करना है सेक्शन 143 के रिपोर्टिंग के अंदर। तो कुल मिलाकर जो सारे सेक्शंस आपने स्टडी करे दैट इज 139 टू 148। 139 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के अंदर दैट इज सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 10 तक है। देन 140 दैट इज 5 सब सेक्शन है वहां पे। 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन 4 सब सेक्शन है। 142 रेम्यूनरेशन, 143 राइट्स एंड ड्यूटीज 15 सब सेक्शन है। 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज 8, 145 साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, 146 अटेंडिंग द एजीएम, 147 पेनल्टी एंड 148 दैट इज कॉस्ट ऑडिट। और यहां पे इस चैप्टर के अंदर मेनली अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर 4 एडीटी फॉर्म्स है जिसका रेलिवेंस आपको ध्यान रखना रहता है। सबसे पहला एडीटी 1, तो जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है 15 डेज के अंदर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है 15 डेज के अंदर, जो कि एडीटी 1 में जाता है। उसके अलावा है एडीटी 2 जिसका हमने रेफरेंस देखा था सेक्शन 140 के अंदर कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया था फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी, तो वहां पे जो इंटीमेशन, वहां पे जो एप्लीकेशन गया था एडीटी 2 के अंदर गया था। उसके बाद जब ऑडिटर अपने रेजिग्नेशन के बारे में आरओसी को स्पेसिफाई करता है 30 डेज के अंदर, वो एडीटी 3 में जाता है और जब फ्रॉड की रिपोर्टिंग सीजी को होती है तो वो एडीटी 4 में जाता है। तो ये 4 एडीटी फॉर्म्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट यू नीड टू रिमेंबर इन द कंपनी ऑडिट चैप्टर। होप दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. Do share with your friends and subscribe the channel.